अपनी भाषा मर्यादित रखो, लेकिन टोन और जो आप बात कह रहे हो ना वो इतनी सॉलिडली कहो कि उनका एक तरीके से कहना चाहिए धुन तनन्ना ना हो जाए कि ये क्या हुआ। कहीं मुझे ये नहीं समझ में आता तीसरा बच्चा पोता ही होगा, ये कैसे पता चलता है। या फिर यह है कि भाई बेटी है तो उसे कटवाओ पेट में। तो इतनी गंदी मतलब औलाद के मामले में जिद क्यों करते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। फिर आपके सारे कपड़े जेवर कोई आपकी रिश्तेदार सास या नंदी या जेठानी या देवरानी कहे कि ये मुझे दे दो और नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, तो आप दे दोगे? आप सीधे कहोगे भैया लड़ रही है लड़ ले, मैं थोड़ी दूंगी। तो जब जेवर कपड़े साड़ी, सीधी सी बात है, घर, इनमें ये लॉजिक चलता है तो यहाँ तो आपकी बॉडी की बात हो रही है। इंगेजमेंट होने के बाद एक आदमी रिश्ता तोड़ रहा है और उसके बाद फिर उसे लग रहा है कि गलती हो गई, अब वो वापस आ रहा है, तो कल को फिर उसे लगेगा कि मैं तो गलती कर दी तुमसे शादी करके, अब मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपकी कंडीशन में होती तो मैं पलट के नहीं जाती उस लड़के के पास। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। पर्सनल स्टोरीज, पर्सनल इंसाइट्स यहाँ पर होते हैं क्योंकि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ डिस्कस करने की। कि मैं भी एमसीडी में टीचर हूँ, मेरे स्कूल में एक टीचर है, वो छोटी छोटी बात पे स्कूल का माहौल ख़राब करती है। सबसे ज़्यादा मुझे टारगेट करती है क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ वहाँ स्कूल में। बाकी टीचर उनको गलती समझाने की जगह हमको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, स्कूल का माहौल ख़राब ना होना चाहिए, नॉर्मल रहो, जस्ट क्रिस्प। और एक आपको एडवाइस है, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई यंगर एज में, जब मैं शुरू में गई थी जॉब में। आपको अगर टारगेट किया जा रहा है और आपको दुहाई दी जा रही है कि वर्क प्लेस का माहौल ख़राब मत करो, नॉर्मल रहो, वो भी बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपली एक बार, सिर्फ एक बार, जो आपको टारगेट कर रही है ना टीचर, उसको ऐसी झाड़ लगाओ इतनी गंदी वाली, सिर्फ एक बार, कि आइंदा से वो तौबा कर ले। और बाकी जो आपको समझाने आएंगे उनको भी सीधे बोलो कि मुझे रोज रोज का तमाशा नहीं करना, लेकिन हाँ मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, रोज रोज की टोंटबाजी मुझसे सही नहीं जाती, तो इनका इलाज बनाना एक बार ज़रूरी था, सो मैंने बना दिया। अगर इन्हें थोड़ी भी इज्जत अपनी प्यारी होगी मुझसे नहीं बोलेंगी। अगर ये बोलती हैं तो माहौल फिर ये ख़राब कर रही है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक। और उसके बाद भी फिर वो बोलनी, वैसा तो देखो होता ही नहीं, क्योंकि ये जो इस तरीके के लोग रहते हैं ना, कागज़ के शेर रहते हैं, आप एक बार इनको घुड़की दोगे ना ढंग से, तरीके से उतारो, मतलब इनकी बेइज्जती अच्छे से करो एक बार, जिसकी इन्हें एक्सपेक्टेशन भी ना हो कि हाँ ये इतनी छोटी है और इसकी तरफ से पलट के ये जवाब आएगा। अपनी भाषा मर्यादित रखो, लेकिन टोन और जो आप बात कह रहे हो ना वो इतनी सॉलिडली कहो कि उनका एक तरीके से कहना चाहिए धुन तनन्ना ना हो जाए कि ये क्या हुआ। कई बार पलट के जवाब आने की उम्मीद नहीं होती और जवाब की जगह आता है फिर सीधे बम का गोला ना, तो वो बंदा एकदम शॉक में चला जाता है। आपको वही चीज़ करनी है। और अगर उसके बाद भी आपको कोई कमी निकाले कि भैया आपकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, तो भैया मैंने ठेका नहीं ले रखा, माहौल ख़राब हो या ना हो, जो शुरू कर रहा है माहौल ख़राब वो कर रहा है, जो एंड कर रहा है वो तो माहौल ठीक कर रहा है आगे के लिए। तो आप एक बार ना उनके बढ़िया तरीके से उन्हें फिट कर दो एक बार, उसके बाद जीवन सुखी है। जितने साल करोगे ना वो तो छोड़ो, उसको जो देखेंगे मेक श्योर करना कि कई लोगों के सामने हो, अकेले ना करना उनसे, ये जो भी आप मतलब उनकी क्लास लगाओगे कई लोगों के सामने हो, तो उनको डायरेक्टली और बाकी को वाया ब्लूटूथ मैसेज मिल जाएगा कि भाई इससे तमीज़ से बात करनी है, नहीं तो ये हमारे कहना चाहिए वो तमीज़ से बात करो, बदतमीज़ तो हम तुमसे ज़्यादा है, वो वाला वो मैसेज मिल जाएगा। और आपकी ना आगे की जो जॉब है एकदम बढ़िया कटेगी, शांति से, कोई फालतू बोलेगा नहीं आपसे। अगला फिर वर्क प्लेस से आ गया दीदी। हर वर्क प्लेस पर एक इंसान ऐसा होता है जो काम को छोड़ के राजनीति ही करते हैं, जो पूरा माहौल ख़राब करके रखते हैं। मेरे साथ भी यह है, बहुत दिमाग ख़राब होता है, ड्यूटी जाते हुए भी मन नहीं होता। तो देखो अगर राजनीति वाले को आपको अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो जो मैंने अभी बताया कि जो छोटी हैं और उनको टारगेट किया जाता है, सेम गोज़ विद हिम, कि अगर कोई एक पर्सन राजनीति में लगा हुआ है और आपका काम का माहौल ख़राब कर रहा है, आप पहली बात अपना काम बिल्कुल ठीक रखो, उंगली रखने की जगह नहीं होनी चाहिए, कोई कमी निकाले। और दूसरी चीज़, जब आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसके इंटरेक्शन हो, ऐसा मुंह तोड़ उसको जवाब दो कि मतलब मेरी भाषा में कहना मज़ा आ जाए।
ठीक है, कि आपको तो कुछ काम है नहीं, दूसरे से है उसे तो करने दो। या भैया राजनीति, यहाँ तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पता नहीं कौन कौन सी सत्तारूढ़ पक्षों की कुर्सियों की राजनीति चल रही है, हम ठहरे आम जनता, हमें तो काम ही करके अपना पेट भरना है। इस तरीके के टॉन्ट ना आपको आने चाहिए मारने, ताकि वो दुनिया के साथ करे राजनीति, आपको छोड़ दे कि भाई मुझे बख्श दो, हम तो नॉर्मल जनता हैं, हमें काम करके अपना पेट पालना, हम कर रहे हैं, आपकी राजनीति ऊंचे दर्जे की आप करते रहो। तो उन्हें भी ये लगता है कि ये आउट ऑफ सर्कल है, आप अपना काम करो। मतलब वर्क प्लेस पे ना सबसे ज़्यादा जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, जिस काम के लिए आप अपॉइंट हुए हो आप उसको करो जी लगा के, बस आपको दूसरी चीज़ दिखनी ही नहीं चाहिए। कौन राजनीति कर रहा है, कौन अपना काम नहीं कर रहा, कौन देर से आ रहा है, कौन जल्दी जा रहा है, किसको जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। सिर्फ अपना टारगेटेड काम करना है, घर आना है, अपना घर देखना है, उसके बाद आप बिल्कुल सही रहोगे। क्योंकि नौकरी 1 साल की नहीं होती, पूरी ज़िंदगी आपको करनी है। और जब इस तरीके की नौकरी होती है ना, तभी आदमी बार बार सोचता है छुट्टी कब मिलेगी, कितने दिन हो गए जाते हुए। लेकिन जब आप अपना काम एंजॉय करते हो, दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आप और आपका काम, तो आपको छुट्टी की ज़रूरत भी नहीं होती है, आप मस्त रहते हो अपने आप में। और दूसरे आपको देख के भूनते रहेंगे, वो भूनते रहे, बढ़िया है कि यार इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो एक टाइम के बाद वो आपको छोड़ देंगे, वो कुछ भी करें, कहीं भी सिर मारें, आपको नहीं छुएंगे। तो ये कंडीशन आपको लानी है अगर आपको वर्क प्लेस पे पीस ऑफ माइंड चाहिए। अभी जो वीडियो गई थी ना, वो इस पे गई थी कि वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें कैसे हैंडल करें, लड़ाई झगड़ा। तो इसके ऊपर ये कहा था कि मैं एमपी में टीचर हूँ, जो मैटर पर आप बात कर रही हैं मेरे साथ भी यही कंडीशन है, लेकिन अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, तो मैं यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं ले सकती। और ऑफिस पॉलिटिक्स से इतनी परेशान हूँ कि मेरे मेंटल हेल्थ और घर परिवार सब डिस्टर्ब है। यही मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि आप कैसे भी करके वहाँ से निकलिए, नहीं तो नौकरी के चक्कर में आपका घर परिवार भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अब उसके ऊपर ये है कि भाई जब तक नहीं हो रहा ट्रांसफ़र, तब तक कैसे हैंडल करूँ। देखो, समय की एक खूबसूरत बात होती है कि चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो चलता रहता है और अपनी समान गति से चलता है, हमारे मन की तरह कभी धीरे कभी तेज़ नहीं होता। तो एक फेज़ है आपका, मान के चलिए, सबसे पहले तो आप एडमिट कर लीजिए कि हाँ ये मुश्किल समय है, अपने साथ थोड़े से नरम उससे पेश आइए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आती, अगर फिक्स है तो आप उस टाइम पीरियड को एग्जैक्ट लिख दीजिए कि इतने महीने या इतने साल और हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आप क्या करो कि जितना टाइम है, जब आपको पता होता है कि मुझे ये 1 साल निकालना है, तो वो 1 साल से 365 दिन से 364 होंगे, 63 होंगे, 62 होंगे, कहीं ना कहीं वो मुश्किल टाइम घट रहा है, आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ ये समय मुश्किल है लेकिन ये कट रहा है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो आपको वहाँ वर्क प्लेस पर करनी है, दैट इज़ आप टीचर हो, बच्चों में इतने डूब जाओ कि 6 घंटे स्कूल के आपको बिल्कुल पता ना चले, नए नए उनके साथ एक्टिविटी करो, नई नई उनके साथ चीज़ें शेयर करो टीएलएम की, उनको पढ़ाने में जी जान लगा दो। कोई बच्चा नहीं सीख पा रहा, आप उसको अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करो। यकीन मानो, मैं वर्क प्लेस पे, मैं मतलब वहाँ की प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ बहुत डिटेल में शेयर नहीं करती, लेकिन कोविड के बाद एक ऐसा फेज़ आया था कि अगर जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बच्चों को इतनी आप करो बच्चों के साथ, अगर मैंने ये चीज़ें ना की होती, स्वभाव तय है कि मतलब ठीक है अब ये बच्चे हैं, मुझे इनमें ध्यान लगाना है, तो शायद मैं लिटरली डिप्रेशन की गोलियां खा रही होती, ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन मैंने अपनी पूरी एनर्जी इधर से सब तरफ से डाइवर्ट करके अपने स्टूडेंट्स में डाल दी, और उसका 3 साल बाद अब इस साल इतना ह्यूज इम्पैक्ट मुझे मिला है कि क्या मतलब मेरे अधिकारी, क्या बच्चों के पेरेंट्स, क्या स्कूल के आसपास का लोकेलिटी, हर जगह मेरी तारीफ़ है, हर जगह मतलब मैं फेमस हो गई हूँ इस टाइम कि हाँ उस वाले स्कूल की वो वाली मैम जी। तो ये है, आप ना लकी हो कि ऑफिस पॉलिटिक्स तो है लेकिन आप एक स्कूल में हो, और स्कूल में कौन होते हैं, बच्चे। तो हम बहुत लकी हैं जो टीचिंग जॉब में हैं, हमारे पास हमेशा अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल के पॉजिटिव एनर्जी भरने का एक इतना बड़ा साधन होता है हमारे छात्र। आप उनमें तन मन लगा दीजिए बिल्कुल,
जितना नए से नया उनमें चीज़ें कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, उनके साथ मेहनत कर सकते हो। किसी कमज़ोर बच्चे को आप मुश्किल चीज़ें करवाने में जब सक्षम हो जाओगे ना, देखना आपको अंदर से ऐसा लगेगा। और जो नेगेटिविटी आपके पास है, ऑफिस पॉलिटिक्स आपके पास है ना, आप एक मतलब ऐसे आएंगी और ऐसे निकल जाएंगी आपके इधर उधर से, आपको वो असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा बन जाएगा। इतने सारे बच्चों को जब आप कहना चाहिए जी लगा के पढ़ाते हो ना, और जिस माँ का बच्चा कहना चाहिए वो बुद्धू है, या वो कर नहीं पा रहा, या उनके घर में पढ़ाई की वैल्यू नहीं है, और जब उसका बच्चा किताब पढ़ता है या अपने स्कूल के काम करता है या कुछ ऐसी पढ़ी लिखी बातें करता है ना, सोचो उस माँ के दिल से कितनी दुआ निकलती होगी उस टीचर के लिए। होता है ना ये, तो वो दुआएं आप जब बटोरोगे ना, उसका एक और आपके चारों तरफ ऐसा बन जाएगा। सच बता रही हूँ कि कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको छू के जा नहीं सकती, वो आपको बिना छुए ही चली जाएगी, आप पे असर ही नहीं होगा नेगेटिविटी का। ये चीज़ मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप जब तक आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, जब तक आप वहाँ फंसे हुए हो, तो एक टाइम पीरियड मान के चलो कि भाई जब ट्रांसफ़र होगा तो मैं ले लूँगी, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे अपनी सारी एनर्जी अपने स्टूडेंट्स में लगानी है। पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दो अपने आसपास की निगेटिविटी उससे दूर भागे, ठीक है। तो और बात वही है कि राजनीति करने वाला बेअसर हो जाता है जब आपको उस राजनीति का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या राजनीति होगी, स्कूल में आपकी शिकायत करेगा, आपके टाइम पे वो करेगा, आप टाइम पे आ रहे जा रहे हो, आप क्लास में बढ़िया पढ़ा रहे हो, क्या कर लेगा वो? राजनीति किस चीज़ की राजनीति करेगा? कुछ है ही नहीं, जब आपने कोई रखने की उंगली जगह ही नहीं छोड़ रखी। बात यही है, बार बार बात यही आती है कि अपना काम इतना बढ़िया रखो कि कोई चाहे ना चाहे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, ठीक है ना। तो आई थॉट कि ये बढ़िया जाएगा। अब एक आया ये पर्सनल क्वेश्चन कि वो सिविल इंजीनियरिंग से हैं, जॉब करती हैं, मेरी एंगेजमेंट लास्ट ईयर लास्ट ईयर मई में हुई थी, फिर अगस्त में शादी थी। लेकिन जो अब ये काफ़ी बड़ा है, मैं अपने शब्दों में बताती हूँ कि जो लड़के वाले थे, उनकी कज़न सिस्टर जो थी वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक्ड थी, आना जाना था, उन्होंने कुछ दिमाग में भरा और लड़के ने रिश्ता तोड़ दिया। फिर इनके घर वालों ने भी तोड़ दिया कि ठीक है जी, बात खत्म हुई। इसके बाद इनकी कहीं और बात चलनी शुरू हो गई। अब वो लड़का आ गया वापस कि अब वो इन्हें फ़ोन कर रहा है कि जी दोबारा मना लो अपने घर वालों को, और मैं गलत हो गया था, अब मैं मान जाऊंगा, ये वो। अब क्या हो रहा है कि अब इनके घर वाले मान नहीं रहे, इनका मन उन्हीं में अटका हुआ है और शादी इनकी तय हो गई है दूसरी जगह। तो मतलब सजेशन अब इनको चाहिए कि क्या करूँ। तो देखो, अगर आपको अभी भी मन वहीं पर अटका हुआ है और सामने वाला जो है वो जेन्युइनली लौट के आ रहा है, अब इसमें देखो दो बात है। तो एक तो अगर आप जाओगे अपने प्यार के लिए, तो आपको एक बार मौका देना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए अपने घर वालों से कि मैं पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाऊंगी, तो हो गई गलती, आप एक बार माफ़ कर दो या जो भी है, ठीक है। लेकिन उस प्यार की गहराई कितनी है वो आप ही महसूस कर पा रही होंगी। रही बात इसकी कि आपका मन अभी तक उनमें अटका हुआ है, तो देखो, जब शादी से पहले अगर अफेयर होता है, कॉलेज में है, कुछ है, तो एकदम से तो वो भी नहीं छूटते। फिर शादी हो जाती है, कुछ दिन वहाँ एडजस्ट होने में लगते हैं, लेकिन फिर एक टाइम के बाद हमें समझ में आता है कि वो इतना डीप था ही नहीं, और हम जो हैं जिसके साथ हैं यही हमारा सच्चा साथी है। होता है ना ऐसा। तो अब उसमें क्या हो रहा है, आपको एक तो उसकी इंटेंसिटी जांचनी चाहिए अपने रिलेशनशिप की कि कितनी है। कई बार भाई ट्रू लव वाली बात भी होती है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, अगर वो है तो आपको एक बार अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। लेकिन अगर मामला एवरेज है, जस्ट पसंद आ रहे हैं, है ना, ऐसा इमोशनल वो वाला बॉन्ड इतना ज़्यादा डीप कहना चाहिए, मतलब वो हीर रांझा लैला मजनू वाली टाइप, कि आपको बहुत डीप लव महसूस नहीं हो रहा, जस्ट ये है कि सब कुछ अच्छा है, ठीक है, और पसंद है, अच्छा है, मन है शादी करने का, बस इतनी बात है। तो आपको एक बार प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि जो लड़का अपने कजिन्स की बातों में आके एक बार आपसे रिश्ता तोड़ सकता है, सगाई हुई भी रिश्ता तोड़ सकता है, बड़ी बात होती है, क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद फिर किसी की बातों में आके पलट नहीं जाएगा। और फेरे पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसमें से आप देखो 10 में से 8 में पति ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो जो उसका स्टेट ऑफ माइंड मुझे पढ़ के लग रहा है कि इंगेजमेंट होने के बाद एक तो होता है आपकी कमिटमेंट है, ठीक है, घर वालों के प्रेशर में आके तोड़ दी, बहुत बार होता है, 10 में से 9 लव स्टोरीज का एंड हो जाता है इस तरीके से। लेकिन इंगेजमेंट होने के बाद एक आदमी रिश्ता तोड़ रहा है और उसके बाद फिर उसे लग रहा है कि गलती हो गई, अब वो वापस आ रहा है, तो कल को फिर उसे लगेगा कि मैं तो गलती कर दी तुमसे शादी करके, अब मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपकी कंडीशन में होती तो मैं पलट के नहीं जाती उस लड़के के पास, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो वही जो मैं कह रही हूँ कि हीर रांझा लैला मजनू वाली की भाई डीप है कि वाली चीज़ है ना, तो फिर आप एक मौका दे के देख लो। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं उस लड़के से पलट के शादी दोबारा नहीं करती, ना मैं अपने घर वालों को कन्विंस करती। घर वाले बिल्कुल ठीक है कि जो एक बार मना कर सकता है कोई गारंटी नहीं है वो दूसरी बार भी आपको छोड़ सकता है, या फिर शादी के बाद उसको लगे कि गलती हो गई तो फिर आप सारी उम्र पछताओगे। तो लेट इट बी, कुछ सोच के ही ऊपर वाले ने किया होगा। अगर मेरी सलाह चाहिए तो छोड़ दो, मत सोचो उस तरफ ज़्यादा। रही बात ये कि मन अभी भी अटका हुआ है, वो अटका वटका कुछ नहीं होता, थोड़े दिन बाद वापस निकल आएगा। जो आपका नया लाइफ पार्टनर होगा ना वो इतना अच्छा होगा कि आप सब भूल जाओगे कि कभी कोई किसी को पसंद भी किया था, ठीक है। तो प्रैक्टिकली सोचो, ज़्यादा इमोशनल होना अब हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती, स्पेशली महिलाओं के लिए। कि मैं ये भी एक टीचर हैं, इनकी 2 बेटियां हैं और इनके ससुर और हस्बैंड चाहते हैं कि मैं 3rd बेबी करूं क्योंकि मेरे सास ससुर को पोता चाहिए। अब 2 बेटियां सी सेक्शन से हुई हैं, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाती है तो कोई मदद तो करता नहीं, उल्टा बात करना और बंद कर देता है, और चाहिए तीसरा भी बच्चा। मुझे ये नहीं समझ में आता तीसरा बच्चा पोता ही होगा, ये कैसे पता चलता है। या फिर यह है कि भाई बेटी है तो उसे कटवाओ पेट में। तो इतनी गंदी मतलब औलाद के मामले में जिद क्यों करते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। अब रही बात आपकी कि आपको क्या करना चाहिए, सीधे मना कर दो, पैदा मुझे करना है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, बात खत्म। मुंह बनाना है बना लो, गुस्सा करना है कर लो, कितनी देर का करेंगे। लेकिन भगवान ना करे अगर तीसरे बच्चा प्लान करने के चक्कर में आपको कुछ हो जाए तो ये जो 2 बेटियां हैं, ये जो घर चल रहा है, ये जो जिसके आप झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारा घर संभाल रही है, वो कौन करेगा, वो बेटा अगर हो गया तो भाई ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। मतलब सीधी बात है, इसमें पूछना क्यों होता है। आप लोगों को भी मैं ये बताऊं क्यों पूछना है। अगर कोई आपसे ये कहे कि मतलब आपके घर वाला ही कोई आके कहे अपनी सारी जिंदगी की कमाई एक बार को मेरे हाथ में रख दे, मैं जो चाहे करूं, आप दे दोगे? यही कहोगे कि भाई क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है। या फिर आपके सारे कपड़े जेवर कोई आपकी रिश्तेदार सास या नंदी या जेठानी या देवरानी कहे कि ये मुझे दे दो, और नहीं दोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, तो आप दे दोगे? आप सीधे कहोगे भैया लड़ रही है लड़ ले, मैं थोड़ी दूंगी। तो जब जेवर कपड़े साड़ी, सीधी सी बात है, घर, इनमें ये लॉजिक चलता है, तो यहाँ तो आपकी बॉडी की बात हो रही है कि आपको पैदा करना है, आपकी जान पे रिस्क है तीसरा बच्चा पैदा करने में। आप सोच रहे हो कि मानूं ना मानूं कि वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे भाई गुस्सा हो जाए, सिर पटक पटक के मर जाओ, लेकिन अगर मेरे शरीर में जान नहीं है तीसरा बच्चा पैदा करने की और ना मुझे इच्छा है तो मैं क्यों करूंगी? लॉजिक ही नहीं है ये पूछने का कि मैं क्या करूं। आपको करना क्या है, आपका शरीर है, आपको सीधे उसका देखना है। अगर ऊपर वाले को देना होता, आपने शुरू में ही मान लिया होगा कि 2 बच्चे करेंगे, अगर ऊपर वाले को देना होता वो 2 में ही दे देता। दूसरी बात, ऐसे भी लोग हैं जो 3-3 4-4 5-5 बच्चे भी कर रहे हैं और उनको बाद में बेटा हो भी जाता है। तो वहां मुझे लगता है कि अगर औरत का खुद का मन है, जिद है, उसे उसे अपने शरीर पर झेल सकती है वो, तो करे पैदा। लेकिन अगर मेरा मन नहीं है, मेरा शरीर अलाउड नहीं कर रहा, मेरी 2 पैसे की इच्छा नहीं है, तीसरा बच्चा या बेटा हो जाए जो है मैं उसमें खुश हूँ, तो भाई मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता दोबारा से डिलीवरी या प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, ठीक। तो ये कम्प्लीटली आप पर है, आपका मन है तीसरा बच्चा प्लान कीजिए, आपका नहीं है बिल्कुल मत कीजिए, साफ मना कीजिए। आपका शरीर है, कोई और चीज़ थोड़ी है कि दूसरे की अथॉरिटी है। सिंपल मना कर दो अगर आपका मन नहीं है। हो रहा है गुस्सा होने दो, होता रहता है, कोई ना कोई आप कितना भी कर लो। एक आया है दी एस्ट्रोटॉक के बारे में आपका क्या विचार है? एक कई बार ऐड देखा है, बाकी मैं अपनी पर्सनली बताऊं, मैं अपना कभी किसी को हाथ भी नहीं दिखाती। अगर कोई कहता भी है ना कि मतलब वो देख सकता है, वो फ्यूचर बता सकता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्यूचर जानने में, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई अच्छी बात पता लगी आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओगे,
लेकिन भगवान ने अगर कोई बुरी बात पता लग गई तो आप अभी से उसके लिए कुड़ना शुरू कर दोगे, तो मैं कभी भी अपना भविष्य जानने की कोशिश नहीं करती किसी भी रूप में, किसी पंडित से, किसी ऐप से, किसी भी उससे। ठीक। और रही बात इसकी कि उसमें अगर आपको उपाय बताते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो फुल प्रूफ कभी नहीं होते। अगर ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि ये करने से ये हो गया, तो वो कम्प्लीटली एक संयोग होता है, दैट्स इट। आप अपने कर्म अच्छे रखो, भगवान की पूजा करो, उनमें विश्वास रखो, उनसे अपनी समस्याएं बता दो, खुशी की बात है उनसे शेयर कर लो, वो सब संभाल लेते हैं। किसी एस्ट्रोटॉक की ज़रूरत मेरे अकॉर्डिंग तो है नहीं। अब जी यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है। जितने भी प्रश्नों के जवाब मैंने दिए हैं, उनके जवाब आपके अकॉर्डिंग क्या होते, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि जिन्होंने प्रश्न पूछा है उनको मेरे अलावा भी और पर्सपेक्टिव मिल सके। मेरी सलाह उनके जितने काम आएगी उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल आप में से कोई उनको सजेशन दे दे। ठीक है जी। दूसरी चीज़, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, बातें अच्छी लगी हों, सजेशंस अच्छे लगे हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब खुद तो कीजिए ही, लेकिन जिनको आप दिल से अपना दोस्त मानते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सकें और हर महिला जो हमारे आसपास है, मेरे या आपके, अपने मेंटल पीस को मेंटेन कर सके अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनमें से 10 में से 9 महिलाओं के साथ इनकी ही ये समस्या कोई ना कोई उसकी लाइफ में होती है, और चाह के भी कई बार हमारे पास कहने के लिए कोई नहीं होता। तो फाइनली हमारे पास एक मंच है जहाँ हम सब आपस में बातें कर सकते हैं। एक और बात है कि अगर आपको लाइव वो करना है मेरे साथ इंटरेक्शन, उसका सबसे बढ़िया तरीका, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, लिव लाइफ इजी के नाम से वहाँ पर पेज है, उस पर आप जुड़ जाओ। तो जहाँ पर मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि जिस दिन मेरे इतने फॉलोवर हो जाएंगे, वहाँ पर जब हम कॉल करते हैं तो चेहरे दिखाई देते हैं, मैं आपको भी देख सकूंगी। अभी आप सिर्फ मुझे देख रहे हो, या फिर मैं यूट्यूब पे भी लाइव करूँ ना, तो वो कमेंट इतनी जल्दी जल्दी आते हैं तो मैं ढंग से इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए मैं यहाँ लाइव करने से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती। अब यहाँ पर जी ये वाली वीडियो ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चन बच गए हैं, आप बिल्कुल अश्योर रहिए कि नेक्स्ट वीडियो में कल आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए कीप ऑन कमेंटिंग, कीप ऑन पोस्टिंग योर प्रॉब्लम्स, कीप ऑन पोस्टिंग योर सजेशंस। आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।